हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया है बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसका एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। चलिए आज हम रिवाइज करा देते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स होते क्या हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जो हमारा अर्थ क्रस्ट और हमारी बॉडी, ह्यूमन की बॉडी और अर्थ क्रस्ट में जितने भी एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं उतने ही एलिमेंट हमारे बॉडी में भी वो पाए जाते हैं। बट हाँ, बस बोल सकते हैं कि जो परसेंटेज होता है यहाँ पे डिफर करता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी में तो कार्बन हाइड्रोजन जो होगा इनका अमाउंट ज़्यादा होगा, इनका परसेंटेज ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द अर्थ क्रस्ट, ओके। फिर हमें क्या करना है? केमिकल एनालिसिस करना है। केमिकल एनालिसिस में हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें लिविंग टिश्यू लाना है, या तो वेजिटेबल का लीफ लाएंगे या फिर किसी एनिमल का लीवर लाके उसकी चटनी बनाना है, ओके। चटनी कैसे बनाना है? किसके प्रेजेंस में? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के प्रेजेंट में हमें उसे क्या बनना है? एक थिक स्लरी बनाना है। फिर उसको क्या करना है? हमें फिल्टर करना है। किससे करेंगे? एक क्लॉथ से करेंगे जो कि कॉटन होगा, या फिर हम बोल सकते हैं चीज़ का क्लॉथ होगा। उस पर हम रखेंगे जो भी स्लरी बन चुका है, जो चटनी बन चुका है, उसको क्या करेंगे? स्ट्रेन करेंगे, ठीक है। उसको निचोड़ देंगे। जो नीचे जो पार्ट है, जो वेसल है, उसमें जो आएगा फिल्ट्रेट, उसे हम क्या बोलेंगे? एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। और जो बचा हुआ पार्ट होगा, ठीक है, क्लॉथ के ऊपर, उसे हम क्या बोलेंगे? रिटेंटेट, या फिर बोल सकते हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, ठीक है। साइंटिस्ट जो है हजारों तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ देखे हैं? एसिड सॉल्युबल पूल में देखे हैं, ओके। फिर देखते हैं कि जो ये एलिमेंट्स है इनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। तो इनको हमको क्या करना पड़ता है? डिफरेंट मेथड के डिफरेंट टेक्निक की वजह से हम क्या करते हैं? एक एक एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कहाँ से? लिविंग टिश्यू से, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल जो कार्बन से बने होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? लिविंग टिश्यू में, उसे हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। अगर बात करते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट की या कंपाउंड की, इनके लिए क्या करना पड़ता है? हमको दूसरी तरीके से एनालिसिस करना पड़ता है। इसमें क्या करेंगे आप? थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे कंबशन वगैरह करना पड़ेगा। आपको लिविंग टिश्यू लेना है, ठीक है। जो लिविंग टिश्यू होगा, अगर आपने धनिया की पत्ती ले ली या फिर किसी भी एनिमल का लीवर ले लिया, ठीक है, तो उसमें वाटर कंटेंट होगा। आपको पहले वाटर को रिमूव करना है। आप हीटिंग कर दीजिए, या फिर आपको क्या करना है? उसको कहीं ऐसे टेम्परेचर में रखिए जहाँ पे वाटर क्या हो? एवापोरेट हो पाए। तो जो ये क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा। इसमें वाटर कंटेंट निकल गया, तो ये जो बचा हुआ अमाउंट है इसे क्या बोलेंगे? ड्राई वेट बोलेंगे। अब इस ड्राई वेट को हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला देना है। जब कंबशन करेंगे, जला देंगे, तो उसमें से क्या निकल जाएगा? उसमें से जो कार्बन है वो CO2 की फॉर्म में निकल जाएंगे और वाटर के फॉर्म में। बचा हुआ पार्ट कौन होगा? वो राख होगा, ऐश होगा। अब इसी ऐश में, इसी राख में हमको क्या देखना है? इनऑर्गेनिक एलिमेंट देखना है, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, सल्फेट हो गया, फॉस्फेट। जो सल्फेट फॉस्फेट है ये कहाँ पाए जाते थे? एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में भी पाए जाते थे ये, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एलिमेंटल एनालिसिस की, तो यहाँ पे जो एलिमेंट का कंपोजिशन है किसी लिविंग टिश्यू में, वो हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन हो सकता है। इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट होते हैं किसमें? ह्यूमन में, या फिर लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं ऐसे कंपाउंड जो अगर हम बायोलॉजिकल हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, बायोलॉजी की, जैसे अमीनो एसिड हम देखते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेस देखते हैं, फैटी एसिड देखते हैं। लेकिन अगर हम लोग केमिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड हमें स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो कंसंट्रेशन या जो कंपैरिजन दिया गया है एलिमेंट्स का, यहाँ पे 9.5 रहेगा, ठीक है। ये जो है 9.5 रहेगा यहाँ पे। 1 मिनट, 9.5। हाँ, हाइड्रोजन जो है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा होगा, 9.5 होगा, अर्थ क्रस्ट पे 0.14 होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तक हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर हमारी बॉडी में क्या होगा? ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अर्थ क्रस्ट। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये अर्थ क्रस्ट पे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ह्यूमन बॉडी, ठीक है। यहाँ पे कंपेरिजन दिया गया है। फिर सोडियम आयन जो होता है सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं। इनका ज़्यादा अबेंडेंट या बोल सकते हैं ज़्यादा कंसंट्रेशन में, ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाए जाएंगे? सेल के बाहर पाए जाएंगे। लेकिन बात करेंगे पोटेशियम का, ये सेल के अंदर ज़्यादा पाए जाएंगे। फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर जो होता है सबसे ज़्यादा अबेंडेंट केमिकल हमारी बॉडी में पाया जाता है। 70 to 90% ये वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं कंपाउंड, जैसे NaCl हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। इसके अलावा फॉस्फेट और सल्फेट, जो फॉस्फेट और सल्फेट है ना, ये कहाँ पाए जाते हैं? जो एसिड सॉल्युबल पूल था वहाँ पे भी देखने को मिला। आगे देखते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कैसे है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके पास अमीनो ग्रुप है जो कि बेसिक होगा। अगर हम बात करते हैं एसिडिक ग्रुप कौन होगा? कार्बोक्सिल
ग्रुप होगा। ठीक है, ये क्या है, जैसे हमने मीथेन देखा, मीथेन में क्या होता है, कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन होते हैं, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 की होती है। यहाँ पे 4 बॉन्ड बना सकता है। इस तरीके से हमने क्या किया, मीथेन से एक एक करके एक एक हाइड्रोजन हटाकर एक एक ग्रुप लगा दिया। जैसे कि हमने यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया और यहाँ पे क्या ला दिया, NH2 ला दिया, अमीनो ग्रुप लेके आ गए। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव किया, इसको यहाँ पे हम क्या लेके आ गए, COH लेके आ गए, कार्बोक्सिल ग्रुप। एक हाइड्रोजन को रहने दिया, दूसरे हाइड्रोजन को इधर से फिर रिमूव कर दिया, यहाँ पे हमने एक R ला दिया। मीन्स ऐसा ग्रुप जो हमेशा चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो अमीनो एसिड होंगे ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। मीथेन के एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हमने कभी अमीनो ग्रुप ऐड कर दिया, कभी कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड कर दिया, कभी हमने एक ऐसा वेरिएबल R ग्रुप ऐड कर दिया, जिससे क्या होगा, ढेर सारे अमीनो एसिड सिंथेसिस हो जाएंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं, जो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा वो एसिडिक होगा, अमीनो ग्रुप बेसिक होगा, इसके अलावा हाइड्रोजन जो होगा कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होगा। अगर बात करते हैं वेरिएबल R, जो R ग्रुप होगा, अल्कली ग्रुप होगा, ये हमेशा क्या होगा, हमेशा वैरी करेगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ R, अगर R ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पे ढेर सारे आपको अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं, लेकिन जो हमारा प्रोटीन है उसमें सिर्फ 20 टाइप के अमीनो एसिड से ही बनते हैं हमारे प्रोटीन। ठीक है, जो R ग्रुप है वो प्रोटीनियस अमीनो एसिड बनाते हैं। जैसे कि अगर हाइड्रोजन सिर्फ रहे, मीन्स यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये अमीनो एसिड, यहाँ पे देखिए अमीनो ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, तीनों में यही सेम कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे जो R ग्रुप था, कभी हाइड्रोजन के साथ रिमूव हो गया तो ग्लाइसिन बन गया, कभी मिथाइल ग्रुप के साथ ये रिमूव हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे, एनालिन बोलेंगे। कभी R किसके साथ हो गया, हाइड्रोक्सी मिथाइल के साथ ये रिमूव हो गया, इसे हम सेरिन बोलेंगे। ठीक है, अगर हम एक चीज़ और देखते हैं कि एक अमीनो है, एक COH है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो COH होते हैं और अमीनो होते हैं, ठीक है, अमोनियो ग्रुप, इन दोनों की ही वजह से डिफाइन करते हैं कि जो अमीनो एसिड है हमारा एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। अगर अमीनो ग्रुप यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो जाएंगे और एक ही कार्बोक्सिल, तो बेसिक हो गया। अगर यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो गया, अमीनो ग्रुप एक ही है, तो कैसे हो जाएंगे, इसको हम बोल सकते हैं एसिडिक हो जाएंगे। ठीक, लेकिन अगर अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों बराबर प्रेजेंट होंगे तो क्या होंगे, वो न्यूट्रल होंगे। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक ही अमीनो ग्रुप है, यहाँ पे भी सेम 1 है। इसका मतलब ग्लाइसिन, एनालिन, सेरिन भी क्या होते हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड है ये। ठीक है, NCERT में दिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ भी सकता है यहाँ से। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अमीनो एसिड किसकी वजह से डिफाइन होता है, अमीनो ग्रुप जो बेसिक है, कार्बोक्सिल ग्रुप जो एसिडिक है, और जो फंक्शनल R ग्रुप है वो क्या है, वेरिएबल है। अगर हमें देखना है कि जो अमीनो एसिड है उसका नेचर क्या है, एसिडिक है कि बेसिक, तो हम किससे डिटरमाइन करेंगे, हम कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप से। अगर अमीनो ग्रुप ज़्यादा हो गया, ठीक है, एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिल, तो बेसिक हो गया। अगर कार्बोक्सिल ग्रुप ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू अमीनो, तो कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे बेसिक हो जाएंगे। लेकिन अगर दोनों ही बराबर है, अमीनो जितना ग्रुप प्रेजेंट है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल एसिडिक ग्लूटामिक एसिड हो गया, एस्पार्टिक एसिड होगा, यहाँ पे COH जो होंगे ये ज्यादा प्रेजेंट होंगे एज कम्पेयर टू अमीनो ग्रुप। अगर हम बात करते हैं बेसिक अमीनो एसिड में, तो यहाँ पे क्या होगा, NH2 ग्रुप क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिल ग्रुप। एग्जाम्पल क्या है, लाइसिन है। अगर न्यूट्रल अमीनो एसिड की बात करते हैं, एग्जाम्पल वैलिन है। इसके अलावा भी हमने देखा क्या प्रेजेंट था, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में ग्लाइसिन, एनालिन हो गया, सेरिन हो गया, यहाँ पे गैस से याद कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, यहाँ पे जो भी होगा अमीनो ग्रुप होगा, जो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, दोनों बराबर प्रेजेंट होंगे। अगर हम बात करते हैं अमीनो एसिड में एरोमेटिक के फॉर्म, मिस बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई प्रेजेंट है अमीनो एसिड, वो क्या होगा, टायरोसिन होगा, फिनाइन एनालिन होगा, ट्रिप्टोफैन होगा। ठीक, अमीनो एसिड के पास एक प्रॉपर्टी है कि आयनाइजेबल होता है, मीन्स अपने आयंस में टूटते हैं ये। ठीक, जैसे कि कौन टूट रहा है, कार्बोक्सिल ग्रुप में यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएंगे, लेकिन जो अमीनो ग्रुप है वहाँ पे एक हाइड्रोजन आके प्रोटॉन आके जुड़ जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि डिफरेंट सोल्यूशन में डिफरेंट pH में इनका नेचर क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर जो होता है अलग हो जाता है, क्योंकि इनके जो आयंस है वो क्या हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसपे दोनों ही चार्ज प्रेजेंट हो, पॉजिटिव नेगेटिव, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्विटरिन आयनिक फॉर्म, में से ज्विटर आयन बन रहे हैं। फिर देखते हैं लिपिड जो होता है पानी में इनसॉल्युबल होता है। सिंपल फैटी एसिड भी देखने को मिलता है। इनमें जो R होता है, इनमें क्या होता है, जो फैटी एसिड होंगे R ग्रुप होगा और COH होगा। R क्या है, अल्कली ग्रुप है, ये 1 से लेकर 19 तक कार्बन से बन सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पाल्मेटिक एसिड में, यहाँ तो 15 कार्बन होंगे, जो अल्कली में होगा 15 कार्बन, और यहाँ पे COH को अगर ले लिया जाए एक साथ, तो इसमें पूरा मिला के टोटल 16 कार्बन होंगे। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा आर्सेनिक एसिड की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो R है ये 19 कार्बन का है, लेकिन यहाँ पे COH को इंक्लूड कर लिया गया, तो यहाँ पे कितने होंगे, 20 कार्बन प्रेजेंट हो गए। फैटी एसिड सैचुरेटेड भी होता है, अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड होता है कार्बन में सिंगल बॉन्ड, जैसे एग्जाम्पल हो गया बटर हो गया, घी हो गया, जिसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड में जैसे कि ऑयल हो गया, ठीक है, ऑयल्स हो गए,
या फिर बोल सकते हैं जो भी फैट्स हो गए, ये एग्जांपल है किसके, अनसैचुरेटेड। यहाँ पे बोल सकते हैं डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन कार्बन के बीच, इनके पास लो मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक, फैटी एसिड जो होते हैं ये एस्टिफाई होते हैं ग्लिसरॉल के साथ। अगर ये मोनोग्लिसराइड हो गए, डाइग्लिसराइड हो गए, ट्राइग्लिसराइड हो गया, मतलब कि अगर एक ग्लिसरॉल है, एक फैटी एसिड अगर जुड़ा है तो मोनो हो गया। दो, अगर एक ग्लिसरॉल है, दो फैटी एसिड जुड़े हैं तो डाइग्लिसराइड होगा। अगर एक ग्लिसरॉल है, तीन फैटी एसिड जुड़े हुए हैं तो इसे हम बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, यहाँ पे फैट एंड ऑयल जो होते हैं किस पे बेस्ड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट पे। जो ऑयल होता है उनके पास लोअर मेल्टिंग पॉइंट है, एग्जाम्पल गिगलिंग ऑयल, जो कि ऑयल होगा विंटर के समय। लेकिन आपने घी बटर देखें कि विंटर के समय क्या हो जाते हैं, वो मेल्ट नहीं होते हैं इसलिए। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ ऐसे लिपिड्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, फॉस्फोरस होता है या फॉस्फोरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसे हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन में। इसका एग्जांपल क्या है, लिसिथीन, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। कुछ ऐसे भी टिश्यूज हैं जहाँ पे न्यूरल टिश्यू में लिपिड पाया जाता है, लेकिन इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हुए हैं, बोल सकते हैं उनमें कार्बन के कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक का मतलब कि ऐसा बेंजीन करेंगे जिनमें सेम यहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट हो, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, कार्बन के अलावा दूसरे एलिमेंट भी वहाँ पे प्रेजेंट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन बेस था, अगर हम बात करते हैं प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन में कौन हो जाएगा, Ag मीन्स एडेनिन ग्वानिन हो गया, जो कि यहाँ पे डबल हेट्रोसाइक्लिक रिंग बनेगा। अगर पिरामिडिन की बात करते हैं यहाँ पे सिंगल हेट्रोसाइक्लिक रिंग बनेगा। इसका एग्जांपल होगा यूरेसिल, जो कि आरएनए में पाया जाएगा, थायमिन जो होगा डीएनए में, इसके अलावा यहाँ पे साइटोसिन प्रेजेंट होगा। ठीक है, जब कोई राइबोस शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ जाता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अगर राइबोस शुगर है, वहाँ पे नाइट्रोजन बेस जुड़ा, न्यूक्लियोसाइड में अगर कोई फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक, एडनोसिन, गुआनोसिन हो गया, थायमिडिन, यूरेडिन, सिटिडिन, ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। मतलब कि राइबोस शुगर से यही सारे नाइट्रोजन बेस जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एनिलिक एसिड हो गया, थाइमिलिक एसिड हो गया, यूरेनिलिक एसिड हो गया, यूरिलिक एसिड हो गया, सिटिलिक एसिड हो गया, न्यूक्लियोटाइड है, मतलब ये न्यूक्लियोसाइड में यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ चुके हैं। न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, डीएनए आरएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और डीएनए आरएनए का मेन काम है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना, मीन्स जेनेटिक मटेरियल में हेल्प करती है। ग्लूकोज है, राइबोज है, इसके लिए गैस से याद कर सकते हैं। अगर एक हाइड्रोजन है आर का तो ग्लाइसिन होगा, अगर मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हुआ आर तो एनिलीन होगा। अगर सेरिन की बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोक्सी मिथाइल से रिमूव हुआ है। पाल्मेटिक एसिड में क्या होता है, 15 कार्बन होते हैं। देखिए 14 क्या है, आर वाले ग्रुप में अल्कली वाले, और एक लेंगे हम किसका, बोल सकते हैं कार्बोक्सी ग्रुप का। फिर देखते हैं ग्लिसरॉल को, इसको बोलते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोलते हैं, क्योंकि 3 यहाँ पे OH OH ग्रुप लगे हुए हैं और प्रोपेन। ये देखिए ट्राइग्लिसराइड है, ये ट्राइग्लिसराइड है। यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, COR, इसे हम एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे देखते हैं फॉस्फोलिपिड, जो लिसिथीन है, ये कहाँ प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन में हमारे प्रेजेंट है। ये ग्लिसरॉल हो गया। यहाँ पे देखिए एडेनिन है, ये प्यूरिन है, यहाँ पे डबल हेट्रोसाइक्लिक रिंग देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और जहाँ जहाँ नाइट्रोजन नहीं दिख रहे यहाँ कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, अगर यही एडेनिन किसी नाइट्रोजन बेस से जुड़ी है तो न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, एडेनोसिन बोलेंगे। लेकिन अगर फॉस्फेट जुड़ जाए इसी न्यूक्लियोसाइड पे तो क्या बोलेंगे, एडेनिक एसिड बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। फिर हम बात करें पिरामिडिन, जैसे यूरेसिल दिया गया, ये आरएनए में प्रेजेंट होता है। ठीक है, डीएनए में थायमिन प्रेजेंट होगा। यहाँ पे देखिए ये यूरेसिल कहाँ जुड़ गया, राइबोस शुगर पे जुड़ गया। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, यूरिडिन बोलेंगे, और यहीं पे लग जाए। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर में अगर फॉस्फेट ग्रुप लग जाए इस कार्बन के साथ तो क्या हो जाएंगे, ये यूरिलिक एसिड हो जाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बन गया है। फिर देखते हैं हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं हमारे बॉडी में, उनका काम हमें पता होता है। ठीक है, उनका काम क्या है, जैसे प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, प्रोटीन हो सकते हैं, उसका क्या काम है हमको पता है। लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं, फंगल में पाए जाते हैं, और माइक्रोबल सेल में पाए जाते हैं, माइक्रोब्स के सेल में। इनका काम क्या है, ये क्यों वहाँ बनते हैं, इनका भी कोई रोल नहीं जानते हैं हम। लेकिन हाँ, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, बोल सकते हैं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे एल्कलॉइड हो गया, फेलोनाइड हो गया, रबर हो गया, एसेंशियल ऑयल हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, कलर पिगमेंट, सेंट, गम, ये स्पाइसेस, ये सब क्या सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। प्राइमरी मेटाबोलाइट को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके फंक्शन का, जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म में क्यों बन रहे हैं उसका भी हम कोई रोल नहीं जानते हैं। ठीक है, मेनी ऑफ देम, बहुत सारे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट थे यूजफुल है किसके लिए, ह्यूमन वेलफेयर के। जैसे रबर हो गया, ड्रग हो गया, स्पाइसेस हो गया, सेंट हो गया, गम्स हो गया, पिगमेंट्स हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, ह्यूमन के लिए एसेंशियल है, मतलब ये हम यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन कुछ ही सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सब नहीं, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, इकोलॉजिकल रोल अदा करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए बॉक्स दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। पिगमेंट की बात करेंगे, कैटोनाइट, जैसे जो हम लोग गाजर खाते हैं वो क्या है, फैट सॉल्युबल ये पिगमेंट पाया जाता है। अगर हम चुकंदर जो खाते हैं, बीट, उसमें क्या पाया जाता है, एंथोसायनिन, ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है। अल्कोलाइड की बात करते हैं, मॉर्फिन हो गया, कोडिन हो गया। जो मॉर्फिन होता है बहुत अच्छा पेन किलर है ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है। टर्पिनॉइड में मोनोटर्पिन, डायटर्पिन हो गया। एसेंशियल ऑयल की बात करते हैं, लेमन ग्रास ऑयल, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है स्ट्रेस फ्री होना, या फिर हम बोल सकते हैं एरोमा में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। टॉक्सिन जो जहरीले होते हैं, जैसे एब्रिन हो गया, रिसिचिन हो गया। लेसिथिन की बात करते हैं, यहाँ पे कॉनकेविलिन ए होगा, इससे हम ब्लड ग्रुप वगैरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ड्रग्स की बात करते हैं, मेनब्लास्टिन जो कि कैंसर को ट्रीट करने में हेल्प करता है। क्यूरक्यूमिन जो होते हैं ये टर्मरिक में पाए जाते हैं, इनका मेन काम है एंटी इन्फ्लेमेटरी हो गया, या फिर बोल सकते हैं एंटीसेप्टिक में भी हेल्प करते हैं। पॉलीमरिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि रबर हो गया, गम हो गया, सेलुलोज हो गया, ये सब भी क्या है, ये सारे प्रोडक्ट जो होते हैं ये क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ये कहाँ से निकलते हैं, ऑर्गेनिज्म से निकलते हैं, होस्ट से निकलते हैं, प्लांट से निकल रहे हैं, कुछ माइक्रोब से निकल रहे हैं, कुछ बोल सकते हैं हम ये कहाँ से निकल रहे हैं, फंगस से निकल रहे हैं, लेकिन ये ह्यूमन के लिए क्या है, वेलफेयर में हेल्प करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। अब तक हमने बायो मॉलिक्यूल देखा, यहाँ पे मैक्रो का मतलब कि बायो मॉलिक्यूल से बड़े साइज में होंगे ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है। There is one more feature common to all those compound found in acid soluble pool। यहाँ पे एक और फीचर देखने को मिलता है कि जितने भी कंपाउंड कहाँ पाए जा रहे थे, फिल्ट्रेट वाले पार्ट में पाए रहे थे, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जा रहे थे। हमने क्या किया, चटनी बनाया, उसको क्या किया, स्ट्रेन किया। जब उसको हम निचोड़ते हैं तो उनमें से जो नीचे जो वेसल्स में आते हैं वो फिल्ट्रेट को हम क्या बोलते हैं, एसिड सॉल्युबल। इनमें क्या देखने को मिलेगा, देखिए they have molecular weight ranging 18 to around 800 Dalton approximately। जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है उनका जो वेट होगा 18 से लेकर 800 डेल्टन तक ही होगा, ठीक है। The acid insoluble fraction has only 4 type of organic compound, protein, nucleic acid, polysaccharide and lipid। जो acid insoluble fraction है, जो बचा हुआ पार्ट है, किस पे, हमारे जो चीज़ क्लॉथ या कॉटन में जो बचा हुआ पार्ट है निचोड़ने के बाद, वो उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में देखेंगे। क्या क्या, 4 ही टाइप के यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, पॉलीसैकेराइड हो गया और लिपिड हो गया। मतलब इनका क्या मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा 800 डेल्टन से, क्योंकि वहाँ पे जो बोल सकते हैं एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में वही जाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका 18 से लेकर 800 डेल्टन तक मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक। These classes of the compound with exception of lipid have molecular weight in the range of the 10,000 डेल्टन एंड above। अगर हम बात करते हैं लिपिड को छोड़ दिया जाए, लिपिड को अगर छोड़ दिया जाए तो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड, इन तीनों का जो वेट होगा 10,000 डेल्टन से भी ज़्यादा होगा, ठीक है। For this reason, biomolecule that is the chemical compound found in the living organism are of 2 type, ठीक है। इसी वजह से ऐसे बायोमोलिक्यूल जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, इनको 2 कैटेगरी में रखा गया है। One, those which have molecular weight less than 1000 Dalton are usually referred to as macromolecule or simply biomolecule, while those which are found in the acid insoluble fraction are called the macromolecule or biomacromolecule, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 2 कैटेगरी रखा गया। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका वेट 1000 डेल्टन से कम है उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे, छोटे मॉलिक्यूल बोलेंगे, या फिर सिंपली बोल सकते हैं बायोमॉलिक्यूल। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जा रहे हैं, जैसे कि कौन हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, लिपिड को छोड़कर, ठीक है, इनका वेट ज़्यादा है, 10,000 से भी ज़्यादा है, बोल सकते हैं 10,000 डेल्टन या उससे भी ज़्यादा इनका बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल। बड़े साइज के लिए यहाँ पे मैक्रो, छोटे के लिए हम लोग माइक्रो बोलते हैं, तो इसे बोल सकते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। The molecule in the insoluble fraction with exception of the lipid are the polymeric substance। अगर हम बात करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जो कहाँ पाए जा रहे हैं, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जा रहे हैं, मीन्स जो फिल्ट्रेट में नहीं पाए जा रहे, जो रिडेंटेट में पाए जा रहे हैं, ठीक है। लिपिड को छोड़कर सब कैसे होते, पॉलीमेरिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, ये पॉलीमर बनाते हैं आगे चल के। देन वाई डू लिपिड whose molecular weight do not exceed 800 Dalton come under acid insoluble fraction, that is macromolecular fraction। तो लिपिड क्यों नहीं, जिसका खुद का मॉलिक्यूलर वेट 800 डेल्टन से भी ज़्यादा नहीं है, क्यों इसको एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में रखा गया, क्यों इसको मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में रखा गया? देखिए उसका रीज़न क्या है। लिपिड आर इंडीड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट compound and are present not only as such but also arranged into the structure like the cell membrane and other membrane, ठीक है।
बात करते हैं लिपिड, उसका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे बोल सकते हैं 1000 डेल्टन से ज़्यादा नहीं, 800 डेल्टन से भी कम है। लेकिन ये ना केवल ये बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, लेकिन और भी मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। व्हेन वी ग्राइंड अ टिश्यू वी आर डिस्टर्बिंग द सेल स्ट्रक्चर। जब हम किसी भी टिश्यू को क्या करते हैं, ग्राइंड करते, तोड़ते हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसके सेल के स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हैं। Cell membrane and other membrane are broken into pieces and form vesicles which are not water soluble। जब हम किसी सेल को तोड़ रहे हैं तो सेल मेम्ब्रेन भी टूट रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए हम एनिमल सेल की बात करें जहाँ पे सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है। बाहर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस, ढेर सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। इनके पास क्या प्रेजेंट है, लिपिड से बने हुए हैं। जो सेल मेम्ब्रेन वहाँ पे भी बाई लेयर किसका है, लिपिड का है। जो भी ऑर्गेनल्स होंगे वहाँ पे भी लिपिड होंगे। जब हम इस सेल स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हैं, जब ब्रोकन कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, छोटे छोटे वेसिकल्स बन जा रहे हैं जो कि पानी में सॉल्युबल नहीं है, पानी में इनसॉल्युबल हैं। ये लिपिड हम पहले से जानते हैं कि कैसे हैं, इनसॉल्युबल हैं, ठीक है। Therefore, these membrane fragment in the form of vesicle get separated along with the acid insoluble pool. Hence, in the macromolecular fraction, lipid are not strictly macromolecules. इसी वजह से ये छोटे छोटे जब वेसिकल्स बना लेते हैं जो पानी में सॉल्युबल नहीं है, फिर क्या होते हैं, जब हम इसे स्ट्रेन करते हैं तो ये फिल्ट्रेट में ना आके रिटेंटेट में रह जाते हैं, मीन्स एसिड सॉल्युबल पूल में ना आके एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में ही रह जाते हैं। और इनके पास कोई भी बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे 1000 डेल्टन से ज़्यादा नहीं है। तो इसी वजह से ये इसको क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि वहीं पर रह जाते हैं तो इन्हें मैक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं। लेकिन जो लिपिड है ना, ये कोई मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है ये 800 डेल्टन से भी कम है, ठीक है। बस ये क्या हो जाता है, छोटे छोटे वेसिकल में बन जाते हैं जो कि ये पूरी तरीके से वाटर में सॉल्युबल नहीं है। जब हम स्ट्रेन करते हैं चटनी को पूरी तरीके से, उसमें से जो फिल्ट्रेट होगा दूसरे वेसल में निकल, जो रिटेंटेट होगा, छोटे छोटे वेसिकल बना लेते हैं, जो क्या करते हैं, जो क्लॉथ है, जो चीज़ क्लॉथ है या कॉटन है, उसके छोटे छोटे पोर्स को क्या करते हैं, पार नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये कहाँ रह जाते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल में रह जाते हैं। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिकुलर। बट इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 800 डेल्टन से ही कम होता है। द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट द रफली साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। अगर हम बात करते हैं जो एसिड सॉल्युबल पूल है, मीन्स फिल्ट्रेट की बात करते हैं, जो छन के निकल चुका है, वो क्या है, साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन है। हमारा साइटोप्लाज्म किस तरीके से कंपोज हुआ है। The macromolecules from cytoplasm and organelle become the acid insoluble fraction। जो मैक्रोमोलिक्यूल होंगे, ठीक है, कहाँ से, साइटोप्लाज्म से निकले हुए हैं, ऑर्गेनल से निकले हुए हैं, वो कहाँ रह गए, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल क्या कौन होंगे, जैसे कि बोल सकते हैं यहाँ पे पॉलीसेक्राइड, कार्बोहाइड्रेट हो गए, ठीक है, प्रोटीन हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए। इसके अलावा लिपिड को भी कंसीडर किया गया है। इनका मॉलिक्यूलर वेट इतना नहीं है, बट ये भी क्या करते हैं, रिटेंटेट में रह पाते हैं, फिल्ट्रेट में नहीं जा पाते हैं। तो ये क्या है कि कहाँ से आए हैं, साइटोप्लाज्म से आए हैं, ऑर्गेनल से निकले हुए, और कहाँ रह गए, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में रह गए। टुगेदर दे रिप्रेजेंट द इंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ द लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिज्म। अगर हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल और किसको ले लें, बायोमोलिक्यूल, मीन्स हम लोग एसिड सॉल्युबल पूल को ले लें, ठीक है, जहाँ पे बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट है, और एसिड इनसॉल्युबल पूल जहाँ पे बायोमैक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट है। इन दोनों को एक साथ जोड़ दे तो हमें एक सेल का स्ट्रक्चर, एक सेल का कंपोजिशन पता चल जाएगा किसी लिविंग टिश्यू का या ऑर्गेनिज्म का। ओके, इन समरी वी represent the chemical composition of living tissue from the abundance point of view and arrange them class wise. We observe that water is the most abundant chemical in the living organism। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, इसमें बताया गया है कि यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन है किसी भी लिविंग टिश्यू का, कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट है उसके लिविंग टिश्यू में या सेल में, क्या क्या प्रेजेंट है, और उनको कितने परसेंटेज में बांटा गया है। और सबसे ज़्यादा देखा गया कि जो वाटर है, सबसे ज़्यादा मोस्ट अबेंडेंट केमिकल वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। हमारा जो सेल है उसमें सबसे ज़्यादा किसका कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा, किसका कंटेंट ज़्यादा होगा, वो वाटर है। चलिए इस टेबल को देख लेते हैं। जैसे वाटर जो होता है 70 to 90% पाया जाता है, ठीक है। सेलुलर मास है, परसेंटेज किससे लिया गया, सेल के मास से। एक सेल को उठाया गया, उस सेल में देखा गया कि वाटर जो होगा 70 to 90% पाया गया। फिर प्रोटीन जो होते हैं 10 to 15% हो गए, कार्बोहाइड्रेट 3% हो गया, लिपिड जो होगा 2%, न्यूक्लिक एसिड जो होगा 5 to 7% होगा, आयंस की बात करते हैं 1% होगा। तो याद रखिएगा कि जो पानी है सबसे ज़्यादा मोस्ट अबेंडेंट केमिकल है जो कहाँ पाया जाता है, लिविंग टिश्यू में पाया जाता है, जिसका परसेंटेज है 70 to 90। फिर प्रोटीन आते हैं 10 से 15, प्रोटीन पा मीन्स 10 से 15, कार्बोहाइड्रेट मतलब 3, इसको याद रखिएगा, सी, जैसे ए बी सी, तीसरे नंबर पे सी आता है ना, ए बी सी, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट में तो यहाँ पे 3%। आयन जो होगा सबसे छोटा आई, नगरा आई तो मतलब 1%। न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड तो इसे 5 to 7 याद रखना, और लिपिड जो होगा 2%, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या है? ये क्या है? बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है ये 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है। प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड, जो प्रोटीन होते हैं पॉलीपेप्टाइड होते हैं, मीन्स यहाँ पे अमीनो एसिड, ढेर सारे अमीनो एसिड होंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे, किससे? पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है। तो इसीलिए इनको बोला गया जो प्रोटीन है ये पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। दे आर लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। ये क्या है कि यहाँ पे लीनियर चेन बन रहा है, ढेर सारे अमीनो एसिड प्रेजेंट है, लेकिन ये सेम अमीनो एसिड नहीं होंगे, डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पे अगर ग्लाइसिन प्रेजेंट है तो यहाँ पे सेरिन होगा, यहाँ पे बोल सकते हैं ट्रिप्टोफैन होगा, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड एक चेन बनाएंगे, लीनियर चेन बनाएंगे और एक दूसरे अमीनो एसिड से जुड़े होंगे, किसकी मदद से? पेप्टाइड बॉन्ड। जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है देखिए कैसे बनता है। कार्बन है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे 4 ग्रुप यहाँ पे होगा 4, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए NH2 हो गया, ये COH हो गया, यहाँ पे वेरिएबल R मान लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी वेरिएबल R है, यहाँ पे कौन हो गया? NH2 ग्रुप हो गया, यहाँ पे COH हो गया, यहाँ पे हो जाएगा H, जो यहाँ पे वेरिएबल R है, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे बोल सकते हैं अमीनो एसिड है। यहाँ पे क्या होगा? वाटर रिमूव होगा। वाटर कैसे रिमूव होगा? देखिए यहाँ से, देखिए कौन जाएगा? यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। जब वाटर रिमूव होगा, डिहाइड्रेशन होगा, तब जाके क्या बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड। और पेप्टाइड बॉन्ड में बचेगा क्या? CONH। क्या बचेगा? CONH, क्योंकि वाटर निकल गया, COH है मान लीजिए इधर, और यहाँ पे NH2 है। अगर पानी हमको निकालना है तो क्या करेंगे? यहाँ से OH निकालेंगे, यहाँ से एक H निकाल दिए, यहाँ से क्या हो गया? हमने पानी माइनस कर दिया, यहाँ से निकाल दिया वाटर, डिहाइड्रेशन कर दिया यहाँ पे, तो क्या बचा? CONH। जो CONH है इसी को हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। CONH की ही मदद से क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता रहता है। आगे देखते हैं, ईच प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। हर एक प्रोटीन क्या है? एक पॉलीमर है, एक बड़ा सा चेन बना रहा है, किसका? अमीनो एसिड का। मतलब कि ढेर सारे अमीनो एसिड क्या है? मोनोमर हैं, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं मोतियों की माला है, तो छोटे छोटे जो बीड्स हैं वो क्या है? मोनोमर है, तब जाके एक बड़ा सा माला बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्या होंगे? छोटे छोटे बोल सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड होंगे जो एक दूसरे से जुड़े होंगे, किससे? पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से, जो CONH है, ठीक है। ये जो बॉन्ड है CONH इस तरीके से जुड़ता है, यहाँ पे वाटर रिमूव हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड जोड़ेंगे और क्या बना रहे हैं? यहाँ पे प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। एज देयर आर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड, हमारे पास 20 टाइप के डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड पाए, जैसे एग्जांपल है एनालिन हो गया, सिस्टीन हो गया, प्रोलीन हो गया, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन एक्सेट्रा। ए प्रोटीन इज हेट्रोपॉलीमर नॉट अ होमोपॉलीमर। देखिए हेट्रोपॉलीमर में क्या होगा? जो मोनोमर होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट होंगे, लेकिन जो होमोपॉलीमर होगा एक जैसे मोनोमर होंगे। मान लीजिए एक आपने मोतियों की माला बनानी है तो उसमें क्या करना है? डिफरेंट डिफरेंट, कोई लाल, पीला, हरा, ढेर सारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट करके मोती डाल रहे हैं, तो क्या हो गए? अलग अलग मोती। तो इसे हम क्या बोलेंगे? हेट्रोपॉलीमर है। यहाँ पे अलग अलग मोती है, लेकिन एक आप माला ऐसा बना रहे हैं जिसमें सिर्फ सफ़ेद मोती हैं, सिर्फ सफ़ेद 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 मोती सिर्फ इससे गुथी हुई हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? होमोपॉलीमर बोलेंगे, ठीक है। ए होमोपॉलीमर हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स। जो होमोपॉलीमर होते हैं वहाँ पे सिर्फ एक जैसे मोनोमर होते हैं और ढेर सारे यहाँ पे एन टाइम, जितना चाहे उतना आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। This information about the amino acid content is important as later if your nutrition lesson you will be learn that the certain amino acid are essential of our body and they have to be supplied through our diet। ठीक है, कुछ अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में बनते हैं, कुछ हमें बाहर से लेना पड़ता है। जो अमीनो एसिड हमारे बॉडी में बनते हैं उसे कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, हमें उसको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है एज ए सप्लीमेंट। जो हमारे बॉडी में नहीं बनते अमीनो एसिड, हमें उसको कहाँ से बाहर से लेना है एज ए सप्लीमेंट, तो वो हमारे लिए कैसे हो गया? एसेंशियल हो गया अमीनो एसिड, क्योंकि हमको उसकी ज़रूरत है, हमारी बॉडी खुद नहीं बना पा रही, हमें अपने डाइट में उसको ऐड करना है, ठीक। हेंस द डाइटरी प्रोटीन आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड। जो हम लोग डाइट में प्रोटीन में हम लोग अमीनो एसिड्स लेते हैं वो क्या है? एसेंशियल है। जैसे सोयाबीन खाते हैं, पीनट्स खाते हैं, पनीर खाते हैं, ये सब में क्या है? प्रोटीन है। चिकन पी, ये सब जितने भी बोल सकते हैं बीन्स है, ये सब में क्या है? प्रोटीन भर भर के पड़े हैं। तो वो जो प्रोटीन है हमारी बॉडी में नहीं बन रहे, वो एसेंशियल प्रोटीन है, या बोल सकते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड है, जो कि हमें अपने डाइट में ऐड करना है, क्योंकि इन अमीनो एसिड से ही हमारे बॉडी में क्या बनने वाले हैं? प्रोटीन बनने वाले हैं। इसीलिए हमें इन अमीनो एसिड को अपने डाइट में ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए हम इसे बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। आगे देखते हैं, द लेटर आर दोज विच अवर बॉडी कैन मेक वाइल वी गेट एसेंशियल अमीनो एसिड थ्रू अवर डाइट और फूड। ठीक है, जो बाद में हमारी बॉडी खुद बना रही है, हमें वो क्या हमारे लिए नॉन एसेंशियल है, लेकिन जिससे हमारी बॉडी नहीं बना पा रही, हमें उसको अपने डाइट में ऐड करना, उसे बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। प्रोटीन्स कैरी आउट मेनी फंक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो प्रोटीन होते हैं ये बहुत ढेर सारे फंक्शन जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में करते हैं। सम
ट्रांसपोर्ट न्यूट्रन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, कुछ जो होते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रन को सेल मेम्ब्रेन से। मतलब कि हमने जैसे सेल मेम्ब्रेन में देखा था कि जो पोलर हेड हैं वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, या बोल सकते हैं ये जितने भी पोलर मॉलिक्यूल हैं उनके लिए क्या है, लविंग है, हाइड्रोफिलिक है। लेकिन जो यहाँ पे टेल है ये कैसे नॉन पोलर है, ये हाइड्रोफोबिक है, इनको नफरत है पोलर मॉलिक्यूल से। तो इसीलिए यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, बीच बीच में पेरिफेरल प्रोटीन निकले हुए हैं, इंटीग्रल प्रोटीन जो बरीड है, इनका मेन काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कराना मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, अब देखिए सम फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, कुछ क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं अगेंस्ट एंटीजन। अगर कोई बाहर से हमारे बॉडी में एंटीजन आ गया, वायरस आ गया, ठीक है, या बोल सकते हैं कोई माइक्रोब्स आ गया जो हमको क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन से सिंथेसिस करके क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। सम आर हार्मोन, ठीक है, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो प्रोटीनियस होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, स्टेरॉइड भी होते हैं हार्मोन्स, लेकिन कुछ जो होते हैं प्रोटीन के बने, जैसे कि जो पिट्यूटरी के हार्मोन हुए, ठीक है, या फिर जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन हुए, वो क्या है, वो प्रोटीनियस है। सम आर एंजाइम, कुछ क्या होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं। यहाँ पे अब देखिए सबसे मेन लाइन यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, कोलेजन इज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। अगर पूछा जाए कि एनिमल में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कोलेजन। ठीक है, उम्र के साथ ये कोलेजन घटने लगता है, तो जो हमारी स्किन है ना, ये यहाँ पे झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, और स्किन जो जिस तरीके से अभी टाइट है वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। किसकी वजह से, कोलेजन की वजह से, क्योंकि कोलेजन क्या करता है, मैट्रिक्स बनाता है। कनेक्टिव टिश्यू में आपने देखा होगा कि मैट्रिक्स बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सारे जो फाइबर्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, डेंसली पैक्ड होते हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं बायोस्फीयर में, तो सबसे मोस्ट अबेंडेंट जो प्रोटीन होगा हमारे होल बायोस्फीयर, हमारे पूरे बायोस्फीयर में देखने को मिलता है, कौन है, रिबिस्को, जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, जिनका नाम क्या है, रिबुलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। ये रिबिस्को जो होते हैं प्लांट में पाए जाते हैं, इनका दो काम होता है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर जाएंगे ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे कब, जब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, रिस्पायरेशन वाले चैप्टर में। तो अगर पूछा जाए एनिमल वर्ल्ड में, एनिमल्स में सबसे ज़्यादा अबेंडेंट कौन सा प्रोटीन है, तो कोलेजन होगा। लेकिन अगर होल बायोस्फीयर में बोला जाए, ठीक है, प्लांट एनिमल कुछ नहीं बोला जाए, सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो वो कौन है, वो है रिबिस्को, जिसका नाम है रिबुलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सीजनेस एंड ऑक्सीजनेस। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही बाइंडिंग कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी ये बाइंडिंग कर सकता है। लेकिन अगर दोनों बराबर पाए जाए, कार्बन डाइऑक्साइड भी सेम अमाउंट पाया जाए और ऑक्सीजन, तो ये किसको बाइंड करेगा, यहाँ पे CO2 के साथ बाइंड कर जाएगा। तो चलिए एक बार यहाँ बॉक्स में देख लेते हैं। ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैच द फॉलोइंग यहाँ से बन सकता है। कोलेजन की बात करते हैं, इंटरसेलुलर ग्राउंड मैट्रिक्स बनाएगा, सब्सटेंस ये क्या बनाएगा, मैट्रिक्स बनाएगा। कहाँ देखे थे हम लोग, कनेक्टिव टिश्यू में देखे थे। और कोलेजन सबसे मोस्ट अबेंडेंट ऐसा प्रोटीन है जो एनिमल वर्ल्ड में पाया जाता है। ट्रिप्सिन की बात करते हैं, एंजाइम है, कहाँ से निकल रहा है, पैनक्रियाज से निकल रहा है। इंसुलिन की बात करते हैं, हार्मोन है, ये भी कहाँ से निकल रहा है, पैनक्रियाज से निकल रहा है। एंटीबॉडी क्या होते हैं, फाइट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, इन्फेक्शियस के अगेंस्ट, मीन्स इन्फेक्शन के अगेंस्ट। तो एंटीजन हमारे कोई बॉडी में चला गया, हमें इन्फेक्शन हो गया, तो उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में जो प्रोटीन है क्या बनाने लगते हैं, वो एंटीबॉडी बनाने लगते हैं। रिसेप्टर की बात करते हैं, जैसे सेंसरी रिसेप्शन हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, हार्मोन एक्सेट्रा। ठीक है, अगर हमें स्मेल आ रही है तो कुछ यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे जिससे हम क्या कर रहे हैं, बाहर की जो स्मेल है उसे कैच कर पा रहे हैं। हमें अगर टेस्ट करना है तो टेस्ट बर्ड पे भी क्या है, रिसेप्टर हैं उनके, टेस्ट बर्ड के। वो किससे बने, वो प्रोटीनियस है। ठीक है, जो हार्मोन्स है हमारे बॉडी में, हार्मोन्स निकल, लेकिन उनका कहीं ना कहीं रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे जहाँ पे बाइंड कर जाएंगे और वहाँ पे जाके अपना काम करेंगे, तो प्रोटीनियस है वो। ठीक है, अगर बात करते हैं GLUT4 की, कि एनेबल, ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, जो यहाँ पे बोला गया है GLUT4, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि ये क्या करता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन कराता है, कहाँ पे, सेल्स के अंदर कराता है। तो ये बॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पूरे अच्छे से याद कर लीजिएगा। और लास्ट की जो 2 लाइन है ना, सुपर इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, ये भी क्या है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है। इनका भी मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 10,000 डेल्टन से ज़्यादा है। The acid insoluble pellet also has polysaccharide carbohydrate as another class of macromolecule। ठीक है, जो एसिड इंसॉल्युबल पैलेट थे उसमें हमने देखा क्या, अभी हमने किसके बारे में बात की है, पॉलीपेप्टाइड के बारे में बात की, मीन्स प्रोटीन के बारे में बात की। अब पॉलीसेक्राइड्स के बारे में बात करेंगे। कहाँ पे आ रहे हैं, ये एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में आ रहे हैं, इसीलिए कैसे होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। पॉलीसेक्राइड आर लॉन्ग चेन ऑफ द शुगर। जो पॉलीसेक्राइड होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये लॉन्ग चेन किसके हैं, शुगर के हैं। दे आर थ्रेड लाइक लिटरली अ कॉटन थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेक्राइड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, ये कैसे होते हैं, देखने में थ्रेड लाइक होते हैं, धागा सबने देखा है, इस टाइप का इनका स्ट्रक्चर होता है थ्रेड लाइक। और यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के मोनोसेक्राइड्स देखने को मिलते हैं, जो क्या बना रहे हैं, छोटे छोटे मोनोमर बना रहे हैं। ठीक है, आगे चल के जो बड़ा सा, जो ढेर सारे मोनोमर हो जाएंगे, बड़ा सा जो चेन बनेगा, इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीसेक्राइड्स बोलेंगे।
फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज, अगर हम बात करते हैं सेलुलोज से, इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड दैट इज ग्लूकोज। जो सेलुलोज होता है सबसे ज़्यादा मोस्ट अबेंडेंट कहाँ पाया जाता है? सेल वॉल में। किसके सेल वॉल में? प्लांट के सेल वॉल में पाए जाते हैं, मोस्ट अबेंडली वहीं पर प्रेजेंट होते हैं। जो सेलुलोज है ये किसी से तो बना होगा, ये कैसा है? पॉलीमेरिक सब्सटेंस है। पहली बात तो ये जान जाइए कि ढेर सारे यहाँ पे मोनोमर जुड़ जुड़ के एक बड़ा सा पॉलीमर बना है, स्ट्रक्चर बना है। ठीक, जो सेलुलोज होगा ये कैसे होंगे? होमोपॉलीमर होंगे। कैसे होंगे? होमोपॉलीमर, क्योंकि यहाँ पे जो मोनोमर होंगे वो ग्लूकोज होंगे। ग्लूकोज जुड़ जुड़ के क्या बना रहे? एक बड़ा सा पॉलीमर बना रहे, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? सेलुलोज बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सीधे लिखा गया कि जो सेलुलोज होते हैं ये पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। ठीक है, ये आगे चल के पॉलीमर बनाते हैं और इनके पास सिर्फ एक टाइप का मोनोसेक्राइड होता है, या बोल सकते हैं मोनोमर होता है, वन टाइप। कौन है? ग्लूकोज है। सेलुलोज इज होमोपॉलीमर। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सेलुलोज क्या होते हैं? होमोपॉलीमर होते हैं। उनका मोनोमर क्या है? याद रखिएगा, ग्लूकोज है। स्टार्च इज द वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। अगर बात करते हैं स्टार्च में क्या होता है? खाना स्टोर होता है। और कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये प्लांट के सेल में प्रेजेंट होंगे, प्लांट टिश्यू में प्रेजेंट होंगे। इनका मेन काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक, एनिमल सेल हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन। एनिमल में खाना कहाँ स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर हो जाता है। इनुलिन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रैक्टोज। जो इनुलिन है, अब तक हमने देखा सेलुलोज किसका पॉलीमर था? यहाँ पे ग्लूकोज से बना हुआ था, लेकिन जो इनुलिन है ये पॉलीमर है। किससे बने हुए? फ्रैक्टोज से बने हुए हैं यहाँ पे। इन अ पॉलीसेक्राइड चेन से ग्लाइकोजन, अगर हम बात करते हैं पॉलीसेक्राइड चेन, ग्लाइकोजन की बात करते हैं, जो ग्लाइकोजन कहाँ प्रेजेंट होता है? एनिमल के सेल में या एनिमल के टिश्यू में प्रेजेंट होता है, जिनका मेन काम क्या होता है? खाने को स्टोर करके रखना एनिमल के टिश्यू में। द राइट एंड इज द रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट एंड इज द नॉन रिड्यूसिंग एंड। ठीक है, जो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये देखिए लेफ्ट एंड है, ये राइट एंड है सपोज करिए, तो लेफ्ट एंड को हम क्या बोलेंगे? नॉन रिड्यूसिंग बोलेंगे, और आर फॉर राइट, आर फॉर रिड्यूसिंग एंड होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा? रिड्यूसिंग एंड होगा राइट वाले साइड में, और लेफ्ट साइड में क्या होगा? नॉन रिड्यूसिंग होगा। मीन्स कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ग्लाइकोजन में, जो भी यहाँ पे आगे चेन जुड़ते रहेंगे तो रिड्यूसिंग एंड से ही जुड़ेंगे, नॉन रिड्यूसिंग से नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, इट हैज़ द ब्रांच एज सोन इन द फिगर ऑफ द कॉटन। इनके पास ब्रांचिंग भी देखने को मिलेगी। देखिए ये वाले स्ट्रक्चर में देखिए किसका है? ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो लेफ्ट एंड है, ठीक है, ये जो लेफ्ट एंड है ये कैसे है? नॉन रिड्यूसिंग है। और जो राइट एंड है, ये जो राइट एंड है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिड्यूसिंग एंड है। यहाँ पे क्या होगा? आगे चल के चेन ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ढेर सारे ब्रांचिंग्स देखने को मिल रही है। देखिए ब्रांचिंग देखने को मिल रहा है, किसका स्ट्रक्चर है? ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है स्टार्च। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है 2 बारी, देख लीजिए। स्टार्च फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे बोल सकते हैं जो स्टार्च है, जो खाना स्टोर कर रहा है कहाँ? प्लांट के टिश्यू में, ये कैसे स्ट्रक्चर बना रहा है? हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहा है। इन फैक्ट द स्टार्च कैन होल्ड I2 मॉलिक्यूल इन हेलिक्स पोर्शन। ठीक है, इनमें क्या है? जैसे डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर रहता था इस तरीके से, ऐसे स्टार्च का भी जो स्ट्रक्चर है वो भी कैसा? हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी हेलिक्स के अंदर, इसी हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या करते हैं? जो आयोडीन के मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे उसको छिपा लेते हैं या फिर उसको होल्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से स्टार्च में आप ब्लू कलर देखते हैं। अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा तो हम लोग क्या करते थे कि अपने मुंह में चावल के कुछ दाने रख के उसको चबाते थे, फिर उसका जो सलाइवा है उसमें हम लोग क्या डालते थे? उसको बाहर निकाल के उसमें आयोडीन डालते थे, फिर देखते थे कुछ टाइम बाद उसमें थोड़े समय बाद ही ब्लू कलर आता था। क्यों आता था? क्योंकि जो हम लोग चावल खाए हैं उसमें क्या है? स्टार्च प्रेजेंट है, और स्टार्च में हम लोग जब आयोडीन डालते हैं तो ये दिखाता है कि जो स्टार्च है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा? हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर है, और उसी अपने हेलिक्स पोर्शन में क्या जोड़ रहा है? यहाँ पे क्या होल्ड कर पा रहा है? I2 मॉलिक्यूल जोड़ पा रहा है, जिसकी वजह से जो इसका कलर होगा वो कैसा होगा? ब्लू होगा। सेलुलोज डू नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स एंड हेंस कैन नॉट होल्ड I2। जो सेलुलोज है उसके पास कोई भी हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं, जिसकी वजह से वो I2 मॉलिक्यूल, जो आयोडीन के मॉलिक्यूल, उनको होल्ड नहीं कर पा रहा है। मतलब कि जो स्टार्च है उसका हेलिकल शेप है, और इसी हेलिक्स में ही वो क्या कर रहा है? I2 मॉलिक्यूल, जो आयोडीन के मॉलिक्यूल, उनको पकड़ के रख पा रहा है, जिसकी वजह से इनका ब्लू कलर आ रहा है। लेकिन जो सेलुलोज है उसका लीनियर स्ट्रक्चर है, उसमें ब्रांचिंग भी देखने को मिल सकती है, लेकिन ये लीनियर स्ट्रक्चर यहाँ पे कोई हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, जिसमें यहाँ पे आयोडीन के मॉलिक्यूल होल्ड नहीं कर सकते हैं ये। नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट के सेल वॉल है सेलुलोज से बने हुए, और ये सेलुलोज क्या है? पॉलीमर है। किसके पॉलीमर है? छोटे छोटे जो मोनोमर है वो ये किसके? होमो पॉलीमर है। होमोपॉलीमर का मतलब एक जैसे मोनोमर है। यहाँ पे कौन है? ग्लूकोज है। याद रखिएगा कौन है? ग्लूकोज है इसमें। पेपर मेड अप
फ्रॉम द प्लांट पल्प एंड द कॉटन फाइबर इज सेलुलोसिक। जो पेपर हम लोग पढ़ने वाला जो पेपर है, न्यूज़पेपर है, या फिर हम लोग जो लिखते हैं अपने नोट्स कॉपी वगैरह, जो पेपर है वो किससे बने, प्लांट के पल्प से बने हुए हैं। लेकिन जो कॉटन फाइबर्स हैं, जो कॉटन के जो फाइबर जो फैब्रिक मिलते हैं वो क्या है, सेलुलोज से बने हुए हैं। ठीक है, देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड इन नेचर। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड नेचर में देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, दे हैव as a building block amino sugar and the chemically modified sugar। एग्जाम्पल है ग्लूकोसामीन, N-acetyl, ग्लैक्टोसामीन एक्सेट्रा। ठीक है, जो बोल सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है नेचर में जो पाए जाते हैं उन वो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं। ठीक है, इनके पास मॉडिफाइड शुगर भी प्रेजेंट होता है, अमीनो शुगर भी प्रेजेंट होता है। जो मॉडिफाइड शुगर होते हैं वो ग्लूकोसामीन हो गया या फिर N-acetyl ग्लैक्टोसामीन हो गया। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, नाग बोलते हैं शॉर्ट ट्रैक में। आगे देखते हैं, एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स फॉर एग्जांपल हैव कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड कॉल्ड काइटिन। ठीक है, जो हम लोग आर्थ्रोपोड्स की बात करते हैं उनके ऊपर जो बाहर जो उनके ऊपर जो काइटिन है वो क्या है, एक्सोस्केलेटन जो है आर्थ्रोपोड का जो बाहर का जो स्केलेटन है, जो ढांचा है वो किससे बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड जो है काइटिन। ठीक है, दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड आर मोस्टली होमोपॉलीमर। ये जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड हैं ये कैसे हैं, होमोपॉलीमर है। ठीक है, ये किससे बने हुए हैं, नाक से बने हुए हैं, N-acetyl ग्लैक्टोसामीन से बने हुए। इसीलिए कहा जाता है कि जब अर्थ पर फिर से वार हुआ या कुछ ऐसा डिजास्टर हो गया कि अगर मैमल्स खत्म हो गए, ह्यूमंस खत्म हो गए, तो इस बार अर्थ पे राज कौन करेंगे, आर्थ्रोपोड्स करेंगे। क्योंकि उनका जो बाहर का जो ढांचा एक्सोस्केलेटन है वो किससे बना हुआ, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड से बना हुआ है, काइटिन से बना हुआ, जो कि वेरी हार्ड। ठीक है, आगे देखते हैं, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड है ये भी क्या है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल में आते हैं। इनका भी साइज क्या है, 10,000 डाल्टन से ज़्यादा है। द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल दैट वन वुड फाइंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ द लिविंग टिश्यू इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला प्रोटीन देख लिए, पॉलीसेक्राइड्स देख लिए, कार्बोहाइड्रेट। अब हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में देख रहे हैं कि लिविंग टिश्यू में न्यूक्लिक एसिड भी कहाँ पाए जाते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल में पाए जाते हैं। जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है वहाँ पाए जाते हैं। दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़ते रहते हैं और क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। टुगेदर विथ किसके साथ, देखिए न्यूक्लिक एसिड किसके साथ, या बोल सकते हैं जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसके साथ, पॉलीसेक्राइड एंड पॉलीपेप्टाइड। दीज कंप्राइजेज द ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू और द सेल। अगर पूछा जाए कि ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल कौन है जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा है, ट्रू कौन है, कौन हो सकता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होंगे मीन्स न्यूक्लिक एसिड होंगे, पॉलीसेक्राइड मीन्स कार्बोहाइड्रेट होंगे, एंड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन होंगे। यही तीनों क्या होंगे, ट्रूली मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है 10,000 डाल्टन से ज़्यादा है। लिपिड नहीं है क्योंकि उसका 800 डाल्टन से कम है। और पहली बात कि इस वजह से ये मैक्रोमोलिक्यूल में कंसीडर कर दिया गया क्योंकि जब सेल को तोड़ा गया, रप्चर किया गया, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट थे, ऑर्गेनल के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट थे, तो ये क्या हो गए, छोटी छोटी वेसिकल बना लिए, और जिसकी वजह से जो बोल सकते जो क्लॉथ था, चीज क्लॉथ हो गया कॉटन, उसको पार नहीं कर पाए और ये कहाँ रह गए, एसिड इनसॉल्युबल पूल में रह गए, जिसकी वजह से इनको क्या बोला गया, लिपिड को भी मैक्रोमोलिक्यूल बोला गया, बट ट्रू नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, उसके लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक होगा न्यूक्लियोटाइड होगा। न्यूक्लियोटाइड बनते कैसे हैं, एक राइबोस का सुगर है 5 कार्बन का, उसमें लगेंगे प्यूरिन या फिर पिरामिडिन नाइट्रोजनस बेस लगेंगे, और इस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। अगर यहीं पे जो राइबोस सुगर है यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप भी लग जाए, मीन्स यहाँ पे क्या क्या ऐड है, नाइट्रोजनस बेस ऐड है और फॉस्फेट ग्रुप भी लग जाए, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। ए न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। एक न्यूक्लियोटाइड के पास 3 डिस्टिंक्टली डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट यहाँ पे होते देखिए। वन इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा, मीन्स प्यूरिन होगा तो डबल हेट्रोसाइक्लिक यहाँ पे रिंग देखने को मिलेगी, पिरामिडिन होगा तो यहाँ पे सिंगल आपको हेट्रोसाइक्लिक रिंग देखने को मिलेगा। द सेकेंड इज मोनोसेक्राइड, जो सेकेंड होगा वो मोनोसेक्राइड होगा। एंड थर्ड इज द फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट, जो ये इसकी बात करें राइबोस शुगर की बात करें, जो मोनोसेक्राइड होगा राइबोस शुगर होगा। इसके अलावा जो तीसरा चीज़ होगा वो कौन होगा, फॉस्फेट का ग्रुप होगा। और ये तीनों जब एक साथ मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे एक न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। ठीक, as you notice in figure 9.1 the heterocyclic compound in the nucleic acid are the nitrogen base name adenine, guanine, uracil, साइटोसिन एंड थायमिन। आपने पहले ही देख लिया फिगर में 9.1 में कि जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड थे न्यूक्लिक एसिड में, जो नाइट्रोजनस बेस थे, एडेनिन हो गया, ग्वानिन, ये क्या थे, प्यूरिन थे। यहाँ पे 2 आपको देखने को मिलेगा, 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं यूरेसिल जो आरएनए में पाया जाएगा और थायमिन जो डीएनए में पाया जाएगा, इसके अलावा साइटोसिन, ये तीनों क्या है, पिरामिडीन है, इनमें सिंगल
हेट्रोसाइक्लिक रिंग देखने को मिला था आपको। एडेनिन एंड गुआनिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन वाइल द रेस्ट आर सब्स्टिट्यूटेड पिरामिडिन। अगर एडेनिन और गुआनिन को देखा जाए तो ये क्या है, प्यूरिन है, और इसके अलावा यूरेसिल हो गया, थायमीन हो गया और साइटोसिन हो गया, ये सब क्या है, पिरामिडिन में आएंगे। द स्केलेटन हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड द प्यूरिन एंड पिरामिडिन रेस्पेक्टिवली। जो यहाँ पे स्केलेटन है हेट्रोसाइक्लिक रिंग का, ये प्यूरिन पिरामिडिन हो सकता है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मिस एडेनिन और गुआनिन क्या होंगे, प्यूरिन होंगे, और बाकी जो बचे 3 हो क्या होंगे, पिरामिडिन होंगे। द शुगर फाउंड इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज आइदर राइबोस मोनोसेक्राइड ऑफ पेंटोस और 2 डिग्री डी ऑक्सीराइबोस, ठीक है। जो शुगर पाए जाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, वहाँ पे वो शुगर या तो राइबोस हो सकता है, ठीक है, मोनोसेक्राइड ये पेंटोस शुगर है, 5 कार्बन का बना हुआ है, और यहाँ पे इसके दूसरे कार्बन पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये किस में पाया जाएगा, डीएनए में पाया जाएगा। लेकिन अगर दूसरे बोल सकते जो रिंग है, ठीक है, जो राइबोस शुगर है जो 5 कार्बन का बना हुआ है, जो दूसरा कार्बन है वहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीजन गायब हो जाए, सिर्फ हाइड्रोजन रहे, तो इसे क्या बोलेंगे, डीऑक्सीराइबोस। मीन्स यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, इसीलिए बोला गया डीऑक्सीराइबोस। ये कहाँ पाया जाता है, डीएनए में। A nucleic acid containing the deoxyribose is called the DNA, जिसका फुल फॉर्म क्या है, deoxyribonucleic acid, while that which contain the ribose is called RNA ribonucleic acid। अगर हम बात करते ऐसा न्यूक्लिक एसिड जिसमें जो सेकेंड कार्बन था, किसका, राइबोस शुगर का जो सेकेंड कार्बन था उससे जुड़ा हुआ था OH ग्रुप, उस OH ग्रुप में क्या हुआ, ऑक्सीजन भाग गया, निकल गया, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन रह गया, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, डीऑक्सीराइबोस बोलेंगे, क्योंकि दूसरे कार्बन पे यहाँ पे OH ग्रुप अकेला है, मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है सिर्फ, तो हम इसे क्या बोलेंगे, डीऑक्सीराइबोस बोलेंगे। और ये क्या बनाएगा आगे चल के, ऐसा न्यूक्लिक एसिड डीएनए बना रहा है, तो इसीलिए डीएनए का जो फुल फॉर्म है क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। मतलब कि इनके न्यूक्लिक एसिड में जो भी राइबोस शुगर है वहाँ पे सेकेंड कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं, इसीलिए यहाँ पे बोला गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं आरएनए का, उसका नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इनमें क्या है, जो राइबोस शुगर है वहाँ पे दूसरे कार्बन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मीन्स OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये क्या है, सीधा राइबोस शुगर है, तो इसीलिए आरएनए को क्या बोलते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। बस डिफरेंस क्या है दोनों में, जो डीएनए है इसमें जो पिरामिडिन होता है यहाँ पे थायमीन पाया जाता है, यूरेसिल नहीं प्रेजेंट होता। लेकिन जो आरएनए है इसमें जो पिरामिडिन होता है वह यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा कि यहाँ पे यूरेसिल प्रेजेंट होगा, थायमीन नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा जो राइबोस शुगर है, ठीक है, जो 5 कार्बन का राइबोस पेंटोस शुगर है, उसमें आपको देखने को मिलेगा जो डीएनए है उनमें यहाँ पे राइबोस शुगर जो 5 कार्बन का है, इसमें जो सेकंड कार्बन है वहाँ पे OH ग्रुप में यहाँ पे ऑक्सीजन गायब हो जाएगा, जिसकी वजह से ये इस शुगर का नाम क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोस हो जाएगा, कि यहाँ से ऑक्सीजन एक निकल लिया है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं आरएनए के राइबोस शुगर के बारे में जो 5 कार्बन का है, यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे जो 2 डिग्री जो दूसरे कार्बन है वहाँ पे OH ग्रुप ऐड है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, राइबोस बोल सकते हैं, शुगर बोल सकते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, आगे जो स्ट्रक्चर दिया गया है प्रोटीन का, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रोटीन एज मेंशन अर्लियर आर हेटेरोपॉलीमर कंटेनिंग द स्ट्रिंग ऑफ अमीनो एसिड। आपने पहले देखा जो प्रोटीन है, हमने पहले ही देख लिया कि वो क्या है, हेटेरोपॉलीमर है। 20 टाइप के अमीनो एसिड से, डिफरेंट टाइप के 20 अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनते हैं, वो क्या है, हेटेरोपॉलीमर है। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स डिफरेंट थिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर, किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट होते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्ट्रक्चर इनवैलिडली रिफर्स टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NaCl MgCl2 एक्सेट्रा। अगर हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कोई स्ट्रक्चर का मतलब पहले आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आना चाहिए, फिर आप स्ट्रक्चर उसको जज कर पाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट always write 2-dimensional view of the molecule while representing the structure of the molecule like benzene, naphthalene etc. अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट के द्वारा देखा जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो स्ट्रक्चर है उसके पास 2-डायमेंशनल व्यू होना चाहिए। या तो वो स्ट्रक्चर कैसा देखा है, मॉलिक्यूल कैसा हो, 1 रिंग का बना हुआ तो बेंजीन, अगर 2 रिंग का बन रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, नेप्थलीन। आप छोटे छोटे नेप्थलीन के बॉल्स देखे होंगे जिनको बेसिन में रखा जाता है, कपड़ों में रख दिया जाता है, दीमक ना लगे, ठीक है। Physicists conjure up 3-dimensional view of the molecular structure while the biologists describe the protein structure at 4 level। अगर हम बात करते हैं एक फिजिस्ट की, अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके दिमाग में क्या आता है, किसी भी मॉलिक्यूल का 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर आएगा, एक्स प्लेन, वाई प्लेन, जेड प्लेन, यहाँ पे इस टाइप का उनको स्ट्रक्चर दिखता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं एज ए बायोलॉजिस्ट, तो हम किसी भी स्ट्रक्चर, जैसे बात करते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, इसको 4 लेवल पे देखते हैं। मीन्स हमारी एक आंखें और खुल गई हैं,
ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड दैट इज द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन द प्रोटीन विच इज द फर्स्ट अमीनो एसिड विच इज सेकेंड एंड सो ऑन कॉल द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अगर जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड का, हम उससे पोजीशन जान सकते हैं इस प्रोटीन में कि कौन सा पहला अमीनो एसिड कहाँ जुड़ा है, कौन सा लास्ट है, ठीक है, कौन सा ये स्ट्रक्चर है, प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऐसे देख सकते हैं। अ प्रोटीन इज इमेजन एज अ लाइन, द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड द राइट एंड रिप्रेजेंट बाय द लास्ट अमीनो एसिड। ठीक है, एक प्रोटीन को आप एक धागे की तरह लीजिए, एक थ्रेड की तरह, सपोज करिए थ्रेड है, ठीक है, जो इसका लेफ्ट एंड है, ये देखिए थ्रेड है, ये इसका लेफ्ट एंड होगा, ये राइट एंड होगा। जो लेफ्ट एंड होगा ये क्या होगा, पहला टर्मिनल होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, एंड टर्मिनल। जो यहाँ पे राइट एंड होगा ये लास्ट टर्मिनल होगा, इसको हम सी टर्मिनल बोलेंगे। अभी हम देखते हैं आगे, ठीक है। ये देखिए, द फर्स्ट अमीनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एन टर्मिनल। क्यों बोला कि एन टर्मिनल, मतलब यहाँ पे कौन ग्रुप है, अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। मीन्स यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। एज हम थ्रेड के फॉर्म में देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये लेफ्ट एंड हो गया, राइट एंड। जो लेफ्ट एंड है यहाँ पे पहला अमीनो एसिड जुड़ा है, जो राइट एंड होगा यहाँ पे लास्ट अमीनो एसिड है। मीन्स यहाँ पे प्रोटीन खत्म हो जा रहा है चेन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, एन टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पे अमीनो ग्रुप है। यहाँ पे लास्ट टर्मिनल को क्या बोलेंगे, सी टर्मिनल बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि COH ग्रुप है, ठीक है। द लास्ट टर्मिनल ऑल्सो कॉल्ड एज सी टर्मिनल अमीनो एसिड। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप लास्टली वाले अमीनो एसिड पे लास्ट प्रेजेंट है। अ प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एक्सटेंडेड रिजिड रॉड। एक प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वो एक रिजिड रॉड की तरह नहीं है, ठीक है। द थ्रेड इज फोल्डेड इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स सिमिलर टू द रिवॉल्विंग द स्टेयरकेस। आपने कभी देखा होगा कि ऐसे घुमावदार सीढ़ी होती है, इस तरीके से आप देखे होंगे कि लोहे की सीढ़ियाँ होती है जैसे घुमावदार, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हेलिक्स लाइक शेप है। ये ऐसी सीढ़ियों को, ऐसे ही हमारा जो प्रोटीन है वो थ्रेड लाइक है, वो कोई रिजिड रॉड नहीं है कि हम यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे जो क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट है, राइट है, यहाँ पे एन टर्मिनल है, सी टर्मिनल है, यहाँ पे फर्स्ट अमीनो एसिड है, लास्ट, ऐसा नहीं है। वो थ्रेड लाइक है, आप उसको घुमा सकते हैं, ये हेलिक्स शेप बन सकता है, इस तरीके का हेलिकल शेप बन सकता है, जैसे आप देख सकते हैं स्टेयरकेस में, ठीक है। ऑफ कोर्स only some portion of the amino acid thread are arranged in form of the helix। हाँ, कुछ पोर्शन जो होते हैं अमीनो एसिड के, वो क्या होते हैं, हेलिक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन प्रोटीन only राइट हैंडेड हेलिक्स और ऑब्जर्व। आप प्रोटीन में जो हेलिक्स बना रहे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बना सकते हैं, राइट हैंड में बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया होगा राइट हैंड वाला, इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए राइट, इस तरीके से बना सकते हैं आप, ठीक, एक ही डायरेक्शन में बना सकते हैं। आगे देखते हैं, अदर रीजन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू द अदर फॉर्म इज व्हाट कॉल द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो दूसरे टाइप के जो प्रोटीन है, बोल सकते हैं जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है और भी जो दूसरे फॉर्म में क्या हो सकते हैं, फोल्ड हो सकते हैं, उसे हम उस स्ट्रक्चर को आगे देखेंगे। ऐसे स्ट्रक्चर को जो हेलिक्स की तरह बना रहे, राइट हैंडेड हेलिक्स बना रहे, इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं प्रोटीन का। In addition, the long protein chain also folded upon itself like a hollow woolen ball, giving rise to the tertiary structure। अगर हम लोग बात करते हैं कि प्रोटीन को इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे ऐसे फोल्ड कर दे, ताकि आपने कभी देखा है उनका बोल सकते बॉल, उल बॉल, ठीक है। ठंड का जो सीजन आता है, ऊन जो मिलता है उसमें आप देखते हैं उसका बॉल बना रहता है, इस तरीके से गुथा होता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिल सकता है। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो प्रोटीन है ना, वो अपने आप को इस तरीके से अपने आप को गुथता हुआ जाएगा और इस तरीके से फोल्ड करता हुआ जाएगा और एक हॉलो वुलन बॉल बना देगा, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्सरी स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दिस गिव अस द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द प्रोटीन। ये क्या दे रहा है, 3 डायमेंशनल व्यू दे रहा है। टर्सरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। जो टर्सरी स्ट्रक्चर है किसका, प्रोटीन का, ये हेल्प करता है इंजाइम बनने में, इंजाइम की तरह काम करता है। जो टर्सरी स्ट्रक्चर इस तरीके से हॉलो बन रहा है, तो बीच बीच में यहाँ पे जो स्पेस है, यहाँ पे सबस्ट्रेट आके जुड़ जाएंगे, इंजाइम की तरह काम कर रहा है। इसीलिए ये लिखा गया है कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी में जो टर्सरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आगे देखते हैं, सब प्रोटीन आर एन असेंबली ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट। कुछ प्रोटीन ऐसे हैं एक साथ जुड़ते हैं, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, सब यूनिट बनाते हैं। देखिए, द मैनर इन विच दीज इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट आर अरेंज विद द रेस्पेक्ट टू ईच अदर, दैट इज लीनियर स्ट्रिंग ऑफ द स्पेयर हो गया, स्पेयर अरेंज वन अपॉन ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ द क्यूब और द प्लेट एक्सेट्रा, इज द आर्किटेक्चर ऑफ द प्रोटीन, अदरवाइज कॉल्ड द कोऑर्डिनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। हम लोग यहाँ पे 4th स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं कि जो कुछ प्रोटीन होते
होते हैं वो क्या करते हैं, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स बनाते सब यूनिट, और इस तरीके से फोल्ड हो सकते हैं कि कहीं कहीं लीनियर है वो, और कहीं कहीं वो क्या हो गए हैं, इस तरीके से स्पीयर बना रहे हैं, फिर कहीं कहीं लीनियर है, कहीं कहीं स्पीयर बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि कहीं कहीं ये लीनियर है, ठीक है, सीधा धागा की तरह है, पूरे स्ट्रिंग की तरह, और कहीं कहीं ये स्पीयर जैसा बना रहे हैं के ऊपर एक, और क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे आर्किटेक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर जो प्रोटीन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटरी स्ट्रक्चर बोलते हैं प्रोटीन का। अडल्ट ह्यूमन अगर एग्जाम्पल है किसका, कोऑर्डिनेटरी स्ट्रक्चर का, जो प्रोटीन का कोऑर्डिनेटरी स्ट्रक्चर है कहाँ पाया जाता है, जो अडल्ट ह्यूमन है, ठीक है, छोटे बच्चों में नहीं, अडल्ट ह्यूमन में बोला गया है। अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट, जो अडल्ट ह्यूमन है उनमें आपको देखने को मिलता है जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, जो हमारे आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, उसमें 4 सब यूनिट हैं। देखिए 2 ऑफ दिस आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, 2 एक दूसरे से क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। 4 सब यूनिट है मतलब 2 इधर होंगे 2 इधर होंगे, 2 अल्फा होंगे 2 बीटा होंगे, ठीक। Hence 2 subunit of the alpha type and 2 subunits of beta type together constitute the human hemoglobin Hb। बोला गया है कि जो हमारे अडल्ट ह्यूमन की हीमोग्लोबिन है, अडल्ट बोला गया है याद रखिएगा, जो अडल्ट ह्यूमन की हीमोग्लोबिन है इसमें 4 सब यूनिट होती हैं, 2 एक दूसरे से एक जैसे होते हैं और 2 एक दूसरे से एक जैसे होते हैं, मीन्स बोल सकते हैं 2 सब यूनिट एक जैसे होते हैं, 2 सब यूनिट एक जैसी होते हैं, 2 अल्फा हो गई एक जैसे, 2 बीटा हो गई, ठीक है। यहाँ पे 4 सब यूनिट से जुड़े होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। इसके अलावा एक एग्जाम्पल है इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन जो होता है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये है जो इंसुलिन है वो कहाँ से निकल रहा है, पैनक्रियाज से निकल रहे हैं, ठीक है। इंसुलिन क्या है, हार्मोन है। यहाँ पे देखने को मिलता है ये किससे बने होते हैं, 51 अमीनो एसिड से बने होते हैं। 2 टाइप के यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं, 21 अमीनो एसिड हो गया, और जो अल्फा हो गया, जो बीटा होता है ये कितने होते हैं, ये हो जाएंगे 30 अमीनो एसिड। मैं यहाँ पे एक बार लिख दे रही हूँ, ये देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन में कितने होते हैं, 51 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, 51 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ये भी कोऑर्डिनेटरी स्ट्रक्चर हैं। इनमें भी 2 टाइप होता है, अल्फा बीटा। जो अल्फा होगा 21 यहाँ पे बोल सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा 21 इस तरीके से, यहाँ पे 21 अमीनो एसिड देखने को, जो बीटा होगा यहाँ पे 30 अमीनो एसिड देखने को मिलेंगे। नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, बस याद रखिएगा जो इंसुलिन है उसमें 51 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। ये देखिए प्राइमरी प्रोटीन क्या एक लीनियर धागे की तरह है। आप इसको रिजिड सॉलिड कोई भी रॉड मत समझ लीजिए, ये धागा है नॉर्मली, ठीक है। इस तरीके से धागा है या फिर इस तरीके से धागा है। जो लेफ्ट एंड है यहाँ पे, ये लेफ्ट एंड हो गया, ये राइट एंड हो गया। जो लेफ्ट एंड होगा यहाँ पे फर्स्ट अमीनो एसिड होगा, पहला अमीनो एसिड यहीं से शुरुआत हुई, एक लंबी सी चेन बनते हुई जा रही है। हम जानते हैं वैसे भी प्रोटीन क्या हेट्रोपॉलीमर है, डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के होंगे, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड जुड़ते हैं, लेकिन जो पहला अमीनो एसिड होगा वो लेफ्ट एंड में होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एन टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पे अमीनो ग्रुप देखा गया है। जब राइट एंड में देखते हैं यहाँ पे लास्ट अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं सी टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा होता है, ठीक है। ये एकदम धागे की तरह है और एक दूसरे से जुड़े हुए पेप्टाइड बॉन्ड की तरह। जो पेप्टाइड बॉन्ड कौन है, CONH है, जो किससे बना हुआ है, वाटर को रिमूव करके बना हुआ है, ठीक है। एक प्रोटीन में 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड जुड़ते हैं, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड से। फिर देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है अल्फा हेलिक्स, दूसरा होता है बीटा प्लेटेड शीट होता है। जो अल्फा हेलिक्स है यहाँ पे देखिए हेलिकल शेप बना, लेकिन ये राइट हैंडेड होगा, ठीक है, याद रखिए राइट हैंडेड। आप घुमावदार सीढ़ी देखिए कभी इस तरीके से, जो स्टेयरकेस होते हैं जो एकदम हेलिक्स के फॉर्म में होते हैं, उसी तरीके से जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो अल्फा हेलिक्स होता है। अगर बात करते हैं बीटा प्लेटेड शीट, यहाँ पे देखिए 2 प्लेट के बीच ऐसे प्लेटेड जैसे स्ट्रक्चर हो, यहाँ पे अमीनो एसिड क्या है, अरेंज हुए हैं, तो ये क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ये दोनों ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, अल्फा हेलिक्स हो गया, बीटा प्लेटेड शीट हो गया। फिर बात करते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। जो टर्सरी स्ट्रक्चर है, अगर आप कभी उनका गोला देखे हैं, ठीक है, उलन बॉल देखे हैं अगर, तो यहाँ पे देखेंगे जो टर्सरी स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से, ढेर सारे जो प्रोटीन होंगे अपना वो क्या होंगे, खोखले उलन बॉल बना देंगे। देखिए यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे और डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलेंगे। और टर्सरी स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है किसमें, बायोलॉजिकल एक्टिविटी करने में। जैसे एंजाइम के तौर पर ये टर्सरी स्ट्रक्चर वाला ही प्रोटीन रहता है। जो एंजाइम्स हैं ये क्या है, एक टर्सरी प्रोटीन वाले स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये प्रोटीन ही है जनरली देखा जाए। कुछ एंजाइम को छोड़ दिया जाए, ज़्यादा करके जो एंजाइम्स है वो क्या है, प्रोटीन है। वो कौन वाली प्रोटीन है, टर्सरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन है, क्योंकि बीच बीच में देखेंगे यहाँ पे क्लिफ्ट होंगे और ये क्या करेंगे, सबस्ट्रेट को यहाँ पे पकड़ के रख लेंगे। हम लोग कल पढ़ेंगे उसको, ठीक है। कोऑर्डिनेटरी स्ट्रक्चर में देखेंगे कहीं कहीं पे लीनियर है और कहीं कहीं पे इस तरीके से हॉलो उलन बन जा रहे हैं, यहाँ पे टर्सरी स्ट्रक्चर है।
आगे देखते हैं यहाँ स्ट्रक्चर दिया गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये देखिए राइट हैंडेड स्ट्रक्चर है, सिर्फ एक ही हैंड में बोल सकते हैं राइट हैंडेड हेलिक्स बन सकता है, लेफ्ट में नहीं, एक ही हेलिक्स बन सकता है, ठीक है। फिर देखते हैं ये टर्सरी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए टर्सरी स्ट्रक्चर में इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि ये एन टर्मिनल है, मतलब ये क्या होगा, लेफ्ट एंड होगा। एन टर्मिनल इसका मतलब पहला अमीनो एसिड यहाँ पे जुड़ा होगा। ये सी टर्मिनल इसका मतलब ये राइट एंड होगा, इसका मतलब यहाँ पे लास्ट अमीनो एसिड क्या होंगे, यहाँ पे जुड़े होंगे, ठीक है। यहाँ पे बीच में देखिए उलन जैसा बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, बीच बीच में जो जगह है इस तरीके से बीच बीच में जो क्लिफ्ट है, यहाँ पे क्या होगा, सबस्ट्रेट आके यहाँ पे बाइंड कर जाएंगे और यहाँ पे क्या हो पाएगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखा पाएंगे ये टर्सरी स्ट्रक्चर, क्योंकि ज़्यादा करके जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, सारे एंजाइम में ज़्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन से कौन वाले प्रोटीन के स्ट्रक्चर, टर्शरी प्रोटीन वाले स्ट्रक्चर से बने होते हैं, ठीक है। आज यहीं तक, बाकी हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे। ये शायद हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इस वाले पार्ट को कर ही लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कर ही लेते हैं, क्या पता है एनटीए कहीं से भी देते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये सिलेबस में लेकिन है नहीं बॉन्ड फॉर्मेशन, लेकिन एक बार कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से बॉन्ड बनते हैं। और ये करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है ना, उनमें आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से न्यूक्लिक एसिड में जो न्यूक्लियोटाइड बन रहे हैं, डीएनए जैसे मान लीजिए न्यूक्लियोटाइड है, वहाँ पे कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन, जिसे भी हमने पढ़ा कि जो राइबोस शुगर है, यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस है किस बॉन्ड से जुड़े होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप है किस बॉन्ड से जुड़ रहा है, या फिर आगे चल के जो ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना रहे किस बॉन्ड से जुड़ेंगे, तो इस वाला पार्ट को हम लोग भी कल कवर करेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए वीडियो को और लाइक करिए। अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं तक।